Hello students, Namaste. Our chapter 3rd electrochemistry is going on. In this chapter today we are going to start some important terms. इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को आज यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, तो हमको बड़े ध्यान से ये एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से चेक करना और इनको लिखते समय हमको बड़े गौर से देखना है कि जो टर्म्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं उनको हम कैसे लर्न रख सकें, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारी? कंडक्टेंस। इसको डिफाइन करते हैं। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए electrolytic conductor of a electrolytic conductor is called conductance. कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। और रेजिस्टेंस किसका? आप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपने फिल किया होगा, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का जो उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? सी के द्वारा। तो देखो इसका फॉर्मूला आप क्या नोट कर सकते हो? C इक्वल टू 1/R। ये फॉर्मूला आ सकता है ना इसका, यानी कि कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टेंस। अब देखो इस कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट निकाले कंडक्टेंस की। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है? ओम इनवर्स हो सकता है ना। तो इसी तरह से आप लोग इसका यूनिट लिखेंगे तो मैं सीधे लिख सकता हूं इसको यूनिट ओम इनवर्स। तो यूनिट क्या हो गया इसका? ओम इनवर्स। अगर ये ओम इनवर्स है तो इस ओम को आपको इनवर्स लिखना है। तो ओम को इनवर्स लिखते समय इसको क्या कह सकते हैं? मोह। क्या बोल सकते हैं? महो। ये भी इसकी यूनिट होती है। और इसकी एक थर्ड यूनिट और होती है साइमन, जिसको आप एस से डिनोट कर सकते हो। एक थर्ड यूनिट और क्या है इसकी बेटा? साइमन, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एस से, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडक्टेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं के से। सेकेंड टर्म को आप ध्यान से देखेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो कंडक्टिविटी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस के अंदर जाना पड़ेगा और उस प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दिलाता हूँ। जैसे
कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस सेल में आपने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन। क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ना, एक तो मोल्टन स्टेट वाले जिनमें इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में पाया जाता है, मोल्टन स्टेट में, और एक ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिल कर रहे हैं। अब ये सेल है और इस सेल में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ेंगे। देखो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड्स लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इसका यहाँ पे लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है ना। इसको मान लें हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसको मान लें हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है। ये हमको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम, एनोड, और इसको बोलेंगे हम कैथोड। तो देखो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स भरे हुए रखे हुए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स की जो डिस्टेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर देते हैं एल से। तो यहाँ लिख रहे हैं हम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, क्या हो गई, एल, ठीक है ना। और जो पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर इसका डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स का जो पार्ट इसका डूबा हुआ है सॉल्यूशन में, जैसे यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक डूबा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं हम ए से। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच डिप्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स का जो पार्ट डूबा हुआ है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मान लेते हैं हम ए, ठीक है ना। तो यहां लिख दूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आराम से समझ लो बेटा, इसको ढंग से देख लो। एल क्या लिया है हमने, ए क्या लिया है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसको। अब देखो आगे बढ़ें। अब यहां पर जो कंडक्टर आपने लिया है, वो कैसा लिया था, एक्वस सॉल्यूशन में लिया था ना। अब एक्वस सॉल्यूशन में जो कंडक्टर आपने लिया है उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस यहां लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ कौन सी, दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
proportional to the area of क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही बात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप किससे डिनोट कर रहे हो? ए से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैं सीधे लिख सकता हूँ इसको आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट रख रहा हूँ मैं रो एल बाई ए। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? रो। क्या बोलते हैं? रो। कांस्टेंट को ध्यान से देखो, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, गौर से देखना इसको। देखो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ जिससे यहाँ पर ये पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना? बस सेम वही लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर है ना? लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is directly proportional to the distance, लेंथ कह दो चाहे डिस्टेंस कह दो, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना? एंड इनवर्सली proportional to dipped area of cross section, डिप्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको आपने डिनोट किया था किससे? ए से, ठीक है ना? अब जो आपने यहाँ पर नोट किया है उसको हम यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे? हेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डिस्टेंस के कैसा हो गया? डिस्टेंस के कैसा हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो डूबा हुआ भाग है। और लिख सकते हैं आर एल बाई ए। और यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमको ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और कांस्टेंट है हमारा क्या? रो। इसको क्या बोलेंगे? रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो। और रो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो इस वाले फॉर्मूला में से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ 1/रो की, तो कैसे निकालेंगे? देखो 1/r इंटू एल बाई ए, यही आएगा ना वैल्यू? ध्यान से चेक कर लो। एंड जो 1/रो है इसको ही हम बोलते हैं बेटा क्या? चालकता। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। 1/रो ही क्या होती है? कंडक्टिविटी। ध्यान से चेक करो, 1/रो को ही आप क्या बोल सकते हो? कंडक्टिविटी बोल सकते हैं ना। तो देखो अब इस वाले फॉर्मूले में मैं 1/रो के पास के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? के इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। और आप जानते हो कि कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1/r की जगह पे क्या आ सकता है? C इंटू एल अपॉन ए। ये आ गया फॉर्मूला।
कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, K = C/L/A। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो इस कंडक्टिविटी का अगर हम यहां पर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या हो सकता है, तो देखो K = कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स इनटू लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो, क्या बचेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है ना। अब ओम इनवर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, मोह। एक तो ये हो गया इसका, और दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या लिख सकते हो आप, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये तीनों के तीनों इसके यूनिट हो जाएंगे। यहाँ पर यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूनिट को देखकर ही हम किसी भी न्यूमेरिकल्स में ये पता लगा लेते हैं कि ये वैल्यू किसकी दी गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने किसकी यूनिट निकाल ली, कंडक्टिविटी की। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और कंडक्टिविटी की हमने यूनिट भी हमने यहाँ पर मेजर कर ली है। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक नहीं आई है, वो क्या नहीं आई है बताओ, डेफिनेशन नहीं आई है कंडक्टिविटी की। अब हमको यहाँ पर डेफिनेशन देखनी है इसकी। ठीक है ना, तो बेटा आप वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट से नोट करो। मैं इसको मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, आपको डायग्राम भी बनाना, जिससे हमको याद रहे पूरी तरह से कि हमने कौन सी चीज़ कैसे ली है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया आपने, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को रखे हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन भरा हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप तो ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मोल्टन स्टेट में भरा होता है, ठीक है ना, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है कि जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। तो हमने कौन सा वाला लिया है यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन वाला लिया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है उस कंडक्टर का। ठीक है, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाया है। क्या लगाया है, 2 इलेक्ट्रोड को लगाया है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने माना है यहाँ पर L। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का जो पार्ट एक्वस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, मैंने लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया, जो पार्ट डिप्ड है, डूबा हुआ है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने मान लिया यहाँ पर A। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, तो L और A दोनों क्या होते हैं ये समझ आ गया आपको। क्लियर। अब देखते हैं कि इस जो एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस L और A से किस तरह रिलेटेड होता है। अब यहां पर हमने उसका रिलेशन देखा है। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भरा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के, और इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है। ठीक है ना।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका? इलेक्ट्रोड्स का। यहां पीछे लिख सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रोड्स, पीछे आप ऐड कर दो बने ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। और इसको डिनोट कर रहे थे हम किससे? ए से। अब हम यहां पर लिख रहे हैं हेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के, और आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को मिलाकर हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट रखना होता है, और हमने यहाँ पर रो एक कांस्टेंट रख दिया है। और इस रो को क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर इस फॉर्मूले से मैं 1/रो की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इस फॉर्मूले को कैसे नोट करेंगे? तो 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए लिख के देख सकते हो आप, यही वाला फॉर्मूला आएगा। क्लियर? 1/ जो रो होता है इसको ही हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। 1/रो को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कह सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी 1/रो की जगह पर मैंने के लिख दिया, ये लिख दिया, ध्यान रखना। 1/रो की जगह पर हमने क्या लिख दिया? के नोट कर दिया। और ये फॉर्मूला आपका सीधा सीधा लिख दिया 1/r इंटू एल वट अपॉन ए। अब 1/r की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस के कैसी होती है? रेसिप्रोकल होती है कि नहीं होती है? रेसिप्रोकल होती है ना। इसलिए 1/r की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कंडक्टेंस C इंटू एल अपॉन ए। अब इस कंडक्टिविटी का, जैसे यहाँ कंडक्टेंस का हमने यूनिट निकाला था, उसी तरह से कंडक्टिविटी का यूनिट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो कंडक्टिविटी का यूनिट जब निकाला तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या लिखा था हमने? ओम इनवर्स इंटू एल की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ए की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, नीचे 1 सेंटीमीटर बचा, तो इसका यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब ओम इनवर्स जो है उसकी जगह पर आप लोग क्या यूज कर सकते हो? मो और साइमन। तो ओम इनवर्स की जगह पर मो, सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन इनवर्स, इस तरह से इसकी 3 यूनिट बन सकती हैं। और जैसे कि 3 यूनिट किसकी बनी है? कंडक्टेंस की। तो यूनिट निकालना सीखिए कि किस तरह से, अगर हमको फॉर्मूला आ जाता है तो हम इजी वे में उसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो पता लग गया ना आपको किस तरह से नोट करना है। तो चलिए आप नोट कीजिए इसको। डेफिनेशन इसकी निकालते हैं कंडक्टेंस की, ठीक है ना। डेफिनेशन कंडक्टिविटी की, क्लियर? ये कंडक्टिविटी है आपके पास और इस कंडक्टिविटी की आपको डेफिनेशन निकालनी है। देखो, इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल if the distance between both electrodes is 1 cm, जो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसे क्या मान लें हम? 1 सेमी। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच
डिप्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो डिप्ड है इज 1 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मान लिया हमने? 1 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। देन द कंडक्टेंस of this solution is called conductivity, conductivity। अगर इस लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लें और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वही इसकी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है ना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। द कंडक्टेंस of 1 ml solution of a cell, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख सकते हैं, ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज also called कंडक्टिविटी। जब इसकी लेंथ फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डेफिनेट है, तो हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या मान लें? फिक्स, ठीक है ना। वॉल्यूम भी क्या मान लें? फिक्स मान लें। अगर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूर तो डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं और 1 सेमी स्क्वायर इलेक्ट्रोड का एरिया उसके अंदर डिप्ड है और उस सॉल्यूशन में 1 ml सॉल्यूशन और उस कंटेनर में या उस सेल के अंदर 1 ml सॉल्यूशन भरा गया है, तो उस सॉल्यूशन का की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो देखो बेटा, इस फॉर्मूले से आप आराम से, इसी फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया। क्लियर आ गई बात समझ में? ये दोनों एक एक हो जाते हैं। देखो निकाल के देख लो, आपने लिखा है K = C × L 1 मान लिया और इसको 1 मान लिया, तो K = क्या आ गया बताओ? C। तो जो कंडक्टिविटी है वही क्या कहला रही है? सॉरी, कंडक्टेंस है वही क्या कहला रही है? कंडक्टिविटी कहला रही है ना। दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए तो ये इक्वल हैं। ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल हो गई, इसलिए दोनों को हम एक जैसे ही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने ये डेफिनेशन जो निकाली है हमने इसी के अकॉर्डिंग निकाली है। क्लियर है ना बात? ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर हम देखते हैं, उस चीज़ को मैं बेटा यहाँ पर स्टार लगा के नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। और स्टार लगा के नोट कर रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ना, उन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर L और A की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको डेफिनेट रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो ये इनकी डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, और ये जो सेल होता है ये पूरा का पूरा भरा होता है, फुल भरा हुआ होता है, तो इसकी A की वैल्यू भी कैसी हो गई? फिक्स हो गई। अगर L और A दोनों डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं, तो उस टाइम पर आप L और A को क्या कह सकते हो?
हम L और A को क्या कह सकते हैं, देखते हैं। देखें, ध्यान है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें L और A की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती है, डेफिनेट होती हैं, निश्चित होती हैं। अब अगर ये डेफिनेट वैल्यूज़ हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं बेटा हम सेल कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, सेल कांस्टेंट। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर रहा हूँ, इन एवरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन ईच इलेक्ट्रोलाइटिक cell, the value of L and A are definite, are definite। अगर L और A की वैल्यूज़ को क्या रख लिया आपने, डेफिनेट रख लिया, यानी कि निश्चित रख लिया है, देन LYA इज कॉल्ड, देन LYA इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। LYA को आप क्या बोल सकते हो, सेल कांस्टेंट बोल सकते हैं ना हम LYA को, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे लिखे सेल कांस्टेंट को, आपने अभी फॉर्मूला जो निकाला था वो क्या निकाला था बेटा, अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था कंडक्टिविटी का वो क्या निकाला था, चूँकि K इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, ठीक है ना। अब L कौन डेफिनेट हो गया और ये डेफिनेट हो गया, मानो इनको एक एक मान लेते हैं, तो LYA को क्या मान लें 1, तो K इक्वल टू क्या आ जाता है C, और सेल कांस्टेंट को हम ये क्या है, सेल कांस्टेंट, 1 मत मानो, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं X से। किससे डिनोट करते हैं, X से। तो C इंटू X आ गया, ये काम का फॉर्मूला है, क्या आ गया, C इंटू X। और इसको लिख कैसे सकते हैं हम, देखो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, बन गया ना फॉर्मूला, ये सेल कांस्टेंट के लिए, ठीक है ना। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अपने को सेल कांस्टेंट मेजर करना है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो ना, इस वाले का, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान है ना, ये तो आपका नोट हो ही गया पहले, ठीक है, ये तो पहले आपने नोट कर ही लिया था, मैंने इसलिए नहीं मिटाया था, इसको इरेज नहीं किया था कि इसकी ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब आपको डेफिनेशन नोट करनी है किसकी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की, और डेफिनेशन नोट करने के बाद आपको सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन भी नोट करनी है और उसका फॉर्मूला भी नोट करना है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। अब देखो थर्ड जो टर्म है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्बडा से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, लैम्बडा से, सॉरी इसको लैम्बडा से नहीं, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है, म्यू। इसको डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। If in a electrolytic conductor, if in a
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखते हैं, इफ 1 ग्राम equivalent electrolytes present in any solution, if 1 gram equivalent electrolyte, if 1 gram equivalent electrolyte present in any solution, present in any solution, then solution of electrolytic conductor, then the conductance of that solution, then the conductance of that solution is called equivalent conductivity, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आ रही है? ये दिख रहा है? चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे? इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, then the conductance of that solution is called equivalent conductivity। ठीक है ना? तो देखो, जैसे ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भरा हुआ है, ठीक है? ये इसके इलेक्ट्रोड हो गए दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना? अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितना हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, इस वाले सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, वही क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आ रही है? कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का सॉल्यूशन भरा होता है कि नहीं भरा होता है? अब वो जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, अगर वो सॉल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर वो भरा हुआ सॉल्यूशन कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो ही क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है ना? यही तो लिख रहे हैं हम। देखो, चूंकि 1 ml, चूंकि 1 ml चूंकि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस लिखेंगे, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन
1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं हम? अरे 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोला था हमने? कंडक्टिविटी। क्या बोला था? कंडक्टिविटी बोला था ना। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जब दी थी, इसलिए यहाँ पर 1 ml ले लिया। अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं क्या? यहाँ पर ले रहे BML सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ BML सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंडक्टेंस ऑफ BML सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन का कोई भी वॉल्यूम ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा? K इंटू VML हो जाएगा ना भाई। 1 ml का अगर K है तो अगर मैं मानूं कि 5 ml का कितना होगा तो K इंटू 5 हो जाता ना। तो इसी तरह से BML का माना है तो K इंटू VML हो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, अब अगर ये जो BML है, ध्यान देना, ये BML कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है कि ये जो VML इलेक्ट्रोलाइट है ये कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। BML को कितना मान लिया हमने? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी इस सॉल्यूशन की, वही क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अरे कहलाएगी ना। तो क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू K VML लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू VML। ये समझ आ रही है ना बात आपको? नॉर्मलिटी में जाओ बेटा, नेक्स्ट देर, थोड़ी देर के लिए कहाँ जाओ? नॉर्मलिटी में। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू, ध्यान करो क्या फॉर्मूला था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, ये ग्राम है, ग्राम, चलो लिख देता हूँ मैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में था तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है आपने? 1 ग्राम, 1 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? VML, VML इंटू 1000 और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन VML। अगर यहाँ से BML की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा BML की वैल्यू? 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब यह BML की वैल्यू यहाँ जाकर रख दो। हैंस म्यू इक्वल टू K इंटू VML, सॉरी K इंटू 1000 अपॉन VML। आ गई वैल्यू? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब इसकी देखो यूनिट निकालो, इसकी यूनिट निकालते हैं। और यूनिट निकालने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, देखो बेटा, यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ये क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी?
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1000 की कोई यूनिट नहीं होती और सॉरी BML नहीं आएगा, यहाँ N आएगा। नॉर्मलिटी का क्या यूनिट था बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी का जो यूनिट था वो क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यही तो था। अब देखो लीटर को यहाँ पर हम किस में लिख रहे हैं? लीटर को यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं हम CM³ में। ठीक है ना, जाते CM से CM कट जाए। लीटर को मैं किस में लिख रहा हूँ? CM³। क्लियर है? अब आगे बढ़ाओ। ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 CM से 2 CM कट जाएंगे। ये CM इनवर्स है ना, ये CM³ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये CM³ जब ऊपर जाएगा तो ये CM इनवर्स 1 घट जाएगा ना, CM³ चला जाएगा ना यहाँ डिवाइड में ना ये। तो क्या बची यूनिट बताओ? ये माइनस का है, इसमें से 1 घटा दो। ओम इनवर्स CM²। ओम इनवर्स CM² और क्या बचा? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आ गई यूनिट। ये यूनिट किसकी आ गई? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो ध्यान है अपने को कैसे लिखना है, समझ गए? डायग्राम भले ही मत बनाना है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा। और इसको नोट करने के बाद एक और इसकी टर्म रह गई है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।